हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, भारत क्या स्टैगफ्लेशन की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जिस तरीके से सिलेंडर्स की किल्लत हम देख रहे हैं और क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसका असर इंडियन मार्केट की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप पूछेंगे कि ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का अर्थ है ऐसी स्थिति, ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन जहां पे ग्रोथ रुकी हुई है, विकास दर जो है वो थम सी गई है, परंतु महंगाई बढ़ रही है। यानी इकोनॉमी स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन दोनों वर्ड्स को मिला के, यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी और इन्फ्लेशन, इसको मिला के कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। तो दोस्तों, जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी की कमी हो गई है, और जिस तरीके से भारत में एक शिप एलएनजी के आने पे खुशियां मनाई जा रही हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उनके मन में, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात रह रह के घूम रही है कि कहीं भारत स्टैगफ्लेशन की चपेट में ना आ जाए। दोस्तों, स्टैगफ्लेशन जो है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। लास्ट टाइम जब स्टैगफ्लेशन हुआ था एक व्यापक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, वो था 1979-80 का समय, जब ईरान में अयतुल्ला खुमैनी जी की वापसी हुई थी। वापसी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो राजा थे वहां पे, वो राजा को छोड़ के भागना पड़ा। राजा, आपको जैसा मैंने पहले के एपिसोड में बताया, 1953 में मुसद्देह जो वहां पे निर्वाचित राष्ट्रपति थे, उनको अपदस्थ करके, उनको मार के, उनको भगा के जो है, मतलब मार दिया गया उनको, और उसके बाद में वहां पे ईरान के राजा का जो है वो उनको स्थापित किया गया। और 1979 में ये राजा जी को भागना पड़ा वहां से, जो शाह है, और उनके बदले में जो है खुमैनी साहब आए। खुमैनी साहब पहले फ्रांस में रहते थे, पेरिस में थे। पेरिस से जो है वो ईरान में आते हैं और उसी वक्त यूएस एम्बेसी पे कब्जा करते हैं ईरान के नवयुवक, और उसके बाद जारी होता है वर्ल्ड ओवर स्टैगफ्लेशन का दुष्चक्र। अब जब पिछली बार स्टैगफ्लेशन हुआ था तो विश्व की इकोनॉमी कैसी थी? दोस्तों, 1979 से लेके 1980 के बीच में ही आपको जान के आश्चर्य होगा कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो 7 गुना, 6 से 7 गुना बढ़ गए थे। लास्ट टाइम जब स्टैगफ्लेशन हुआ था तो सोना बहुत तेजी से भागा था। तो फिर आप बोलोगे कि इस बार क्यों नहीं भाग रहा? इस बार इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि बिटकॉइन जैसी चीज आ गई है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है बिटकॉइन को सेफ हेवन मानने लगे हैं। बिटकॉइन के प्राइसेस पिछले 15 दिन के अंदर में 10 से 12% बढ़े। तो अब जो है, पहले जैसे माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ सोना ही है जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के टाइम में एक सपोर्ट देता है, परंतु अब वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग आयाम आ गए हैं। आप स्विट्जरलैंड की करेंसी देखिए, पिछले कुछ दिनों में कितनी स्ट्रांग हुई है। आप डॉलर देखिए कितना स्ट्रांग हुआ है। लास्ट टाइम जब स्टैगफ्लेशन आया था तब डॉलर बहुत मजबूत हुआ था, गोल्ड बहुत मजबूत हुआ था। तो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट हमको पता होना चाहिए। ऑयल के प्राइसेस भी बहुत तेजी से ऊपर भागे थे, अभी भी भाग रहे हैं, बट उस रफ्तार से ऑयल के प्राइसेस नहीं भाग रहे जिस रफ्तार से भागना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑयल के प्राइसेस उस रफ्तार से नहीं भाग रहे? कारण यह है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑयल का कंज्यूमर कंट्री है वो है अमेरिका। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका के कंजम्पशन पे चलती है। 1979 में अमेरिका ऑयल बड़े स्तर पे इंपोर्ट करता था। आज की डेट में अमेरिका ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, आप कह लीजिए कि कंज्यूमर ऑयल का, वही आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर भी बन गया है। तो अमेरिका में ऑयल निकलने के कारण जो है एक स्टेबिलिटी जो है वो ऑयल मार्केट को थोड़ी बहुत मिली है। परंतु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। दोस्तों, एक रिसर्च फर्म है लॉयड्स इंटेलिजेंस लिस्ट। लॉयड्स इंटेलिजेंस लिस्ट का ये मानना है कि 600 से लेके 700 जो है कार्गो शिप्स गल्फ रीजन में जो है अटके पड़े हुए हैं।
यहां तक कि कराची एयरपोर्ट में यदि आपको अपना कार्गो शिप पार्क करना है तो वो पार्किंग चार्जेस डबल ट्रिपल हो गए। ऐसे ही हर पोर्ट की स्थिति है, क्योंकि 600 से 700 शिप्स जो है वो इस रीजन में घूम रहे हैं, इस रीजन में कहीं किसी पोर्ट पे पार्क हुए पड़े हैं। लॉयड्स इंटेलिजेंस लिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से यदि ये कार्गो शिप्स को अमेरिका या अमेरिका के सहयोगी मित्र राष्ट्र मिलके यदि निकालने भी जाएंगे तो कम से कम 28 से 35 दिन का समय लगेगा सुचारू रूप से फिर से आवागमन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने में। यानी शिप्स के रेगुलर मूवमेंट को बनाने में 1 महीने का समय लगेगा अगर वॉरशिप्स भी इनको कॉन्वॉय के साथ में, कॉन्वॉय के रूप में चलती इन कार्गो शिप्स के साथ में। ऊपर से लॉयड्स ने यह भी कहा है कि मात्र 10 से 15% जो है वही रेगुलर ट्रैफिक का हम देखेंगे इस 1 महीने के दौरान, जो है जो शिप मूवमेंट होगा मात्र 15% तक हो सकता है, 10 से 15%। आप पूछेंगे क्यों? रीजन ये है कि आपको जैसे कल के भी वीडियो में मैंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो 197 किलोमीटर लंबा है, परंतु जो उसका नैरोएस्ट पार्ट है जहां पे वो सबसे संकरा हो रहा है वो सिर्फ 37-39 किलोमीटर के आसपास में। 97 किलोमीटर कहीं पे वाइड है और कहीं पे आके वो सिर्फ 39 किलोमीटर वाइड रह जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वॉरशिप्स टकराए नहीं, कार्गो जो उनके साथ में 12-15 जिनको एस्कॉर्ट करेगा ना टकराए, उसके लिए एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो लॉयड्स इंटेलिजेंस लिस्ट का कहना है कि जो हम अभी तक नॉर्मल कंडीशन में देख रहे थे ट्रैफिक, उसका मात्र 15% ही हम देखेंगे यदि वॉरशिप आ भी जाती है तो, और धीरे धीरे ये ट्रैफिक को कम करने में 1 महीने का मिनिमम समय लगेगा। दोस्तों, यदि आज वॉर बंद भी हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि भारत महंगाई की मार से किसी भी हालत में बचे नहीं रहने वाला। महंगाई की मार तो भारत को पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए इन्फ्लेशन के डाटा जो है उस पर आप लोग नजर बना के रखिए कि इन्फ्लेशन के डाटा किस तरीके के आ रहे हैं। इस महीने में आपको, इस महीने जो डाटा आएगा उसमें आपको ज्यादा असर नहीं नजर आएगा, परंतु अप्रैल महीने से आप इन्फ्लेशन के डाटा देखना, आपको उसमें असर जरूर नजर आएगा जो भी खाड़ी देशों में हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कब तक चलेगा? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इनके पास में 3 ही ऑप्शंस बचते हैं इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, हटाने के लिए। अब ये 3 सिचुएशन क्या है? एक, वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है, जो उन्होंने वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से कोट किया है, वो ये है कि या तो अमेरिका जो है वो कोस्टल साउथ ईरान जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास का एरिया है, उस एरिया के ऊपर में हैवी बम्बार्डमेंट करके कोस्टल एरिया से जो भी मिसाइल या ड्रोन लॉन्च की जा रही है उनको नष्ट कर दे। फिर दूसरा ये बनता है कि जैसे ही नष्ट कर दिया तो वहां पे अपने मरीन्स को उतारे। पर प्रॉब्लम यह है कि यदि हम ईरान की आर्मी देखें, जिसको ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड भी कहा जाता है, उसकी संख्या है 1,90,000। यदि इसके अंदर में कुद फोर्स, जो वहां की सीक्रेट आर्मी है, यदि सीक्रेट फोर्स को भी जोड़ दें खुद को, तो ये टोटल संख्या ईरान की आर्मी की हो जाती है 2 लाख। 2 लाख आर्मी स्ट्रेंथ बहुत बड़ा होता है दोस्तों। ईरान की आर्मी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। भली वहां का एयरफोर्स वीक हो, भली वहां का नेवी वीक हो, परंतु ईरान की आर्मी बहुत स्ट्रांग है। तो अब माना यह जा रहा है कि भाई ईरान की आर्मी से टक्कर लेने के लिए आपको कम से कम 1,00,000-1,50,000 मरीन्स अपने उतारने पड़ेंगे, कमांडोज उतारने पड़ेंगे, नेवी सील उतारने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि ये मरीन्स, ये बैरेट, ये नेवी सील्स, ये किस लेवल पे, किस टाइम पे ईरान में एंट्री मारते हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब तक इनको ईरान के ग्राउंड पे लैंड नहीं कराया जाएगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो समस्या है वो बनी रहेगी। ईरान जो है इसको क्लोज करके रखने में सफल साबित होगा ही होगा। दूसरी तरफ, अच्छा, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर में ये बताया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि अभी अमेरिका बैकआउट कर जाए और फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इजराइल के साथ मिलकर फिर से अटैक करें।
और इस तरीके से अमेरिका हर 3-6 महीने में 6,000 बम जो है ईरान पे गिराता रहे। ऐसे गिराने से एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मेंटल एग्जॉशन, थकावट जो है वो ईरानियन आर्मी को बहुत ज्यादा हो जाएगी, और 6,000 बम आप हर 3-3 महीने के अंतराल पे मारोगे, 6-6 महीनों के अंतराल पे मारोगे, तो तबाही तबाही होगी इनके डिफेंस इंस्टॉलेशन की। और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आर्मी सरेंडर कर देगी। अब इसमें से कौन सा रास्ता ट्रंप इख्तियार करते हैं ये हमें बाद में, ये आने वाला समय हमें बताएगा। परंतु दोस्तों, विश्व की अर्थव्यवस्था 3 महीने 6 महीने ये वॉर को झेल नहीं सकती है, ये आपको पता है। पूरा साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, इंडिया जाने वाला लगभग 50% जो तेल है वो इसी रास्ते के माध्यम से गुजरता है। तो हम कब तक जो है ये 50% तेल और लगभग गैस ना के बराबर आ रही है, इसको कब तक झेल पाएंगे? तो समस्या अमेरिका के लिए नहीं है, समस्या भारत के लिए है, समस्या साउथ कोरिया के लिए है, समस्या जापान के लिए है, समस्या थाईलैंड के लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि आपके कार्गो शिप्स फंसे हैं, तो सिर्फ अमेरिका की नेवल वॉरशिप जो है वो इन कार्गो शिप्स को कॉन्वॉय नहीं करेगी। आप भी अपने नेवी शिप्स भेजिए, आप अपने शिप्स भेजेंगे तभी हम जो है आपकी मदद करेंगे, यदि आप नहीं भेजेंगे तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। तो आप मरता क्या ना करता, जापान, साउथ कोरिया, भारत, हमारे पास में कोई दूसरे ऑप्शंस है नहीं। क्योंकि बात तो सही है, जब तक तेल के दाम ऊंचे रहेंगे अमेरिका के बल्ले बल्ले है, अमेरिका की चांदी चांदी है, और भारत जैसे राष्ट्र जो है, साउथ कोरिया, जापान जैसे राष्ट्र जो है वो कहीं ना कहीं अवसान की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो यूक्रेन और रशिया का भी जो वॉर 4 साल खिंच गया है, ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। रशिया चाहे तो मुझे लगता है यूक्रेन को बहुत जल्दी मात दे सकता था, परंतु रशिया ने ये वॉर को लंबा खींचा क्योंकि ऑयल के, मेटल के प्राइसेस ऊपर जाए। आपको मालूम है कि रशियन इकोनॉमी टोटली मेटल इकोनॉमी है, ऑयल इकोनॉमी है। निकल से लेके तो स्टील से लेके तो अल्युमिनियम तक भारी मात्रा में फर्टिलाइजर, ऑयल भारी मात्रा में जो है वो रशिया एक्सपोर्ट करता है। वहीं रशिया की इकोनॉमी डिफेंस बेस्ड इकोनॉमी भी है, तो जितना ज्यादा वर्ल्ड में अशांति रहेगी उतना ज्यादा रशिया की डिफेंस कंपनीज के लिए फायदा है। सेम यही चीज अमेरिका पे भी एप्लीकेबल होती है। अमेरिका की इकोनॉमी भी अब आज की डेट में नेचुरल गैस और ऑयल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी हो गई है, पहली चीज। दूसरी, विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोड्यूसर जो है वो अमेरिका ही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती जो है ये दोनों सुपर पावर्स जान के कर रहे हैं, रशिया और अमेरिका, ताकि ऑयल के दाम, नेचुरल गैस के दाम ऊपर रहे। और यदि ये नेचुरल गैस और ऑयल के दाम ऊपर रहेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? सबसे ज्यादा नुकसान 2 देशों को है, एक है चाइना और दूसरा है भारत। क्योंकि चाइना और भारत जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस के मामले में अभागे हैं। भारत को भगवान ने आयरन ओर से बहुत ज्यादा ब्लेस किया है, बॉक्साइट ओर से बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। वहीं चाइना को जो है वहां पे भगवान ने कोल ही कोल दिया, चाइना में कोल बहुत ज्यादा है। परंतु यदि हम आयरन और बॉक्साइट कोल निकाल दे तो इसके अलावा खनिज पदार्थ जो है वो बहुत ज्यादा ना चाइना में है ना भारत में है। चाइना ने एक समझदारी का काम किया कि रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई चेन पे चाइना ने पूरी तरीके से अपना शिकंजा कस दिया है। रेयर अर्थ मेटल जो है ऐसा नहीं है कि कोबाल्ट हो गया या लिथियम हो गया, ये बहुत भारी मात्रा में चाइना में मिलते हैं, परंतु जिन राष्ट्रों में ये मिलते हैं उन राष्ट्रों में चाइनीज कंपनीज बहुत पहले घुस गई हैं। जैसे कि जायरे हुआ, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रों में ऑलरेडी जो है वो चाइना घुस चुका है। कॉपर डीआरसी में बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। ऐसी चाइनीज कंपनीज जो है जहां लिथियम के भंडार हैं वहां पहुंच चुकी है। अलग अलग जगहों पे रेयर अर्थ मेटल्स ये निकाल रही है, बट सबकी रिफाइनिंग जो है वो जाके चाइना में कर रही है। तो इसीलिए अब चाइना जो है वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। भारत हर जगह से ही प्रॉब्लम में, ना तो हमारे पास में रेयर अर्थ मेटल्स है, ना नेचुरल गैस है, ना ऑयल है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी पे आने वाले दिनों में बहुत बुरा
असर पड़ सकता है, ऐसा मुझे अंदेशा लग रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और जैसा कि वीडियो के आरंभ में मैंने बोला, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट होगी और स्टैगफ्लेशन की स्थिति जो है वो हम देखेंगे। दोस्तों, मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये युद्ध लंबा खिंचने के कारण भारत को नुकसान हो सकता है और किस तरीके से ये युद्ध लंबा होने के कारण दो राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया को फायदा ही फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, इसी तरीके के मैं वीडियो बनाता हूं जिसमें जियोपॉलिटिकल लेवल पे आपको समझ में आया कि कौन सी कंट्री का क्या लेवरेज है, कौन सी कंट्री जो है वो हाशिए पे है और कौन सी कंट्री जो है वो वेंटेज पॉइंट पे बैठी हुई है, जहां से बैठ के वो पूरी तरीके से जो है अपने लक्ष्य जो है उसको पा ले रही है। दोस्तों, मैं अगले महीने अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं जो कंप्लीटली फॉरेन मार्केट में कहां इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, संभावनाएं बन रही है, जो मुझे नजर आ रहा है उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। आप लोगों ने अभी तक मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, 7 वीडियोस बने हैं और हर वीडियो ने सेंचुरी मारी है, 100 से ज्यादा लोगों ने देखा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आप लोग अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे। जो लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कृपया करके वही लोग मुझे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। वीडियो की फीस रहेगी 1000 रुपए। यदि आप पे कर सकते हैं तभी मुझसे संपर्क करें। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो अप्रैल के फर्स्ट वीक में बनेगा। डेट डिसाइड नहीं किया मैंने, जैसी डेट डिसाइड करूंगा मोस्ट प्रोबेबली 5 अप्रैल या 6 अप्रैल रहेगा। जो भी कंफर्म डेट रहेगी वो मैं अपने आगे आने वाले फ्री वीडियोस में बताऊंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सारे मेरे दर्शक ध्यान से सुने जिन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया है। मैं पहली बार आप लोगों के लिए एक फ्री वीडियो बना रहा हूं जो वैसे पेड रहता है। यह सिर्फ उन्हीं दर्शकों के लिए है जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। आपको मालूम है मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए 3 फीस है। एक है 59 रुपीज, एक है 119 रुपीज और तीसरी है 159 रुपीज। तो ये फीस पे करके जिसने भी चैनल ज्वाइन किया है उसके लिए मैं इस संडे को एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में। तो यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन किया है तो कृपया करके इस वीडियो का वेट कीजिए। यदि आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट,